हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जब अनामिका लैब नंबर 1 में गई तो कुछ पीएचडी एक्सपर्ट्स ने उसे ग्रीट किया। उसने हाँ में सर हिलाया और लैब कोट पहनने के अपने लैब पैरों से उसके पास जाते हुए उसने कहा, हम कौन से स्टेज पर हैं प्रोजेक्ट के? मैम, हम सब डिलीट वाले एक्सट्रैक्ट पर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह ऐसी चीज़ है जिससे हम ज़्यादा उसको बहुत ही बूस्ट मिलता है, मगर इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ही डेलिकेट है। अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो हम पूरे कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम तो 2 हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं मगर कोई सक्सेस नहीं मिला। तभी दूसरा डॉक्टर बोला, हमने दूसरे ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, वह हो गया, लेकिन उन्हें सैनिटाइज करना था एक साजिश से ब्रेन में अकेलिटिन के लेवल को बढ़ाया जा सके, मगर हमें लगता है कि हम सिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। अनामिका ने सबसे रिसेंट डाटा निकाला और जिससे रिकॉर्डिंग उनके टाइम फेल हुए थे, और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मुझे ट्राई करने दो। यह सुनकर सारे पीएचडी एक्सपर्ट्स अनामिका के आसपास खड़े हो गए और अनामिका के जेट लीव से गर्म करके एक्सट्रैक्ट निकलते हुए देखने लगे। जल्दी ही अनामिका का फ़ोन बजने लगा। वह बिजी थी और कॉल उठाने के पास उसके पास वक्त नहीं था, लेकिन दूसरी वाले इंसान डायरेक्ट उसी कॉल पर किए जा रहे थे। फाइनली अनामिका ने, अनु तुम्हारे डैड, प्लीज़ कॉल मत करना, प्लीज़ हमें 2 मिनट दे दो। दूसरी तरफ से मदन मेहता की आवाज़ आई और फिर मदन मेहता ने जल्दी से पॉइंट पर आते हुए कहा, युविका ने तुम्हारा काम चुराया। हमने ऑलरेडी उसे घर पर आकर बहुत डांटा और इसमें हमारी भी गलती है कि हमने उसे ठीक से नहीं सिखाया, जिसकी वजह से उतनी बढ़ती गलती हो गई। क्या तुम्हारे पास वक्त है ताकि हम उसे तुम्हारे सामने आ पाए और वह तुमसे फेस टू फेस माफ़ी मांग ले? इसकी ज़रूरत नहीं है। अनामिका कॉल कट करने वाली ही थी कि, कॉल मत काटो प्लीज़ अनु, विविका की माफ़ी मांगने का एक मौका तो दे दो। हमें सब चीज़ ठीक करने का एक मौका दे दो। हमने पास्ट में बहुत चीज़ गड़बड़ की है और तुम्हें हर्ट किया है। अपनी दादी माँ के लिए हमें मौका दे दो। मदन मेहता बोला, दादी माँ को बीच में मत लेकर आओ, तुम्हारा कोई हक नहीं है। अनामिका की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। अब जब इन लोगों को कंपेंसेशन देना है तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है और यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसके मन को सॉफ्ट करने के लिए दादी माँ को बीच में लेकर आ रहे हैं। हाँ, हमें कोई हक नहीं है दादी माँ को बीच में लेकर आने का, लेकिन अगर तुम्हारी दादी माँ को पता चला कि मेहता परिवार मेरे नज़रों में रहते हुए भी बर्बाद हो गया तो उनका दिल टूट जाएगा और उनकी कंडीशन और भी बिगड़ जाएगी। मदन मेहता बोला और उसकी आवाज़ में रिग्रेट नज़र आ रहा था। यह सब हमारी गलती है। तुम पक्का हमसे नफ़रत करती होगी। हम तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, मगर तुम चाहो तो। मैं नहीं चाहती। इतना कहकर अनामिका ने कॉल करने की कोशिश की तो, लेकिन मदन मेहता जो उसकी इस तरफ करने से हैरान हो गया था, वह वापस में बोलने लगा, अनु तुम बोलो, हम क्या करना होगा जिससे तुम हमें माफ़ कर दो? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तुम हम कर सब सत्या को अचानक से याद आया कि डॉक्टर राघव ने उसे बताया था कि ब्लैक मार्केट में बहुत सारी एक्सपेंसिव दवाइयाँ और एक पिल 1 लाख रुपए की है और 2 पिल हर महीने 2 महीने तक देनी है और 3 महीने के बाद ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन मदन मेहता को यह आइडिया पसंद नहीं आया था। उसने अपनी माँ को उसे अस्पताल में छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास अभी भी शेयर थे जो तकरीबन 3 करोड़ के थे होंगे। उसे डर था कि उसकी माँ पुराने दिनों में अनामिका से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सारे शेयर अनामिका को दे देंगी। इसलिए वह लक्ष्मी जी को बचाना चाहता था ताकि वह मरने से सारे के सारे शेयर युविका के नाम पर दे सके। वो लगता था कि अनामिका उसको उसका प्लान पता नहीं है, इसलिए उसने जेटली कहा, अनु दादी माँ की चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूँगा। जो ब्लैक मार्केट की दवाइयाँ हैं और वह रिलायबल है। सिटी हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जाना जाता है। वहाँ पर डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर राघव जैसे प्रोफेशनल्स भी हैं। वह तुम्हारी दादी माँ का ख्याल रखेंगे। अनामिका जानती थी कि क्या हो रहा है। वह उससे पैसों को खर्च नहीं करना चाहता। वह बस 6 करोड़ रुपए कंपेंसेशन की वजह से कॉल आया। अनामिका स्पीचलेस हो गई। बिना किसी डाउट के वह यह बात समझ सकती थी कि किस बार भी मदन मेहता जी ही जो बेशर्मों की तरह उसे फिर से नए नंबर से कॉल कर रहे हैं। अनामिका ने फिर कॉल कट करके उस नंबर को भी ब्लॉक किया और लैब के अंदर चली गई। मदन मेहता ने अंदाज़ा लगा
लिया था कि वह फ़ोन नहीं उठाएगी, इसलिए उसने कई सारे नंबर इसलिए थे उसे कॉल करने के लिए। जब भी अनामिका किसी नंबर को ब्लॉक कर देती तो वह दूसरे नंबर से स्विच कर देता। फाइनली अनामिका ने फ़ोन ऑफ कर दिया तो मदन मेहता हेल्पलेस हो गया। क्या हुआ? मीरा ने उसके बिगड़े हुए एक्सप्रेशन देखे तो बैड फीलिंग आने लगी और उसने पूछा, क्या वह अभी भी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही? उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। मदन मेहता ने कहा, गहरी सांस छोड़ी और सोफे पर बैठी हुई अपनी बेटी को देखा जो ज़ोर ज़ोर से वह बहुत बेचारी दिख रही थी। वह उस लड़की का ज़्यादा ही हो रहा था। मीरा मेहता ने दाँत पीसते हुए कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस सब से युका की रेपुटेशन ख़राब नहीं करने दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारे मेहता परिवार की रेपुटेशन भी बर्बाद हो जाएगी। बस बात 6 करोड़ की है। वह लोग भी अमीर हैं। वह लोग डेफ़िनेटली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मदन मेहता थोड़ी देर के लिए शांत रहा और उसने अपना फ़ोन उठाया और उसने अपने आदमियों को बहुत सारे मेंशन और शॉप बचने के लिए ऑर्डर दिए और कह दिया कि खरीदने वाले इंसान से पूरे पैसे दें, वरना एक बैंक लोन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और उन्हें 3 दिनों में अंदर पैसे नहीं मिलेंगे। जल्दी से जल्दी करना, अगर काम न हो तो प्राइस लो कर देना। इतना कहकर मदन मेहता ने फ़ोन कट कर दिया और अपनी बीवी और बेटी को देखकर हारे हुए लुक के साथ कहा, अगर हमने यह सब बेच दिया तो हमारे पास सिर्फ यह घर और कुछ दुकान ही रह जाएगी। जो मेड उन्हें चाय देने आई थी यह सुनकर इतना हैरान हो गई थी कि ऑलमोस्ट चाय गिरने वाली थी। क्या कर रही हो तुम? मीरा मेहता ने उसके बिहेव को नोटिस करते हुए उसे डांटते हुए बोला, क्या तुम भी हमें हार्ट अटैक देने वाली हो? सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मेड ने कहा तो, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि अब ये लोग गरीब होने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतना एटीट्यूड से बात कर रहे हैं। उसे जल्द से जल्द उसने ही जॉब ढूंढनी होगी क्योंकि मेहता परिवार तो बर्बाद होने वाला है। डैड, मॉम, आई एम सॉरी। युका रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। गिल्ट उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा। सब मेरी गलती है। युका जानती थी उसने गड़बड़ कर दी और इस वक्त अपने पेरेंट्स के गुस्से से बचने का यही एक तरीका है, इसलिए वह रोती है। बोली, मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वापस नहीं आती तो डैड हमेशा अमीर हो रहते। अब हम लग्जरियस लाइफ जीती हैं। आप लोगों को बर्बाद कर दिया मैंने, हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी, उसके पेरेंट्स गुस्से में कहीं उसे निकाल न दे। वह फील कर सकती थी कि उसके पेरेंट्स उससे डिसपॉइंटेड हैं, इसलिए वह रो रो कर अपनी इस संपत्ति पाना चाहती थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम हमारी बेटी हो। तुम 18 सालों तक बाहर रही, तुमने बहुत कुछ सह लिया है। पहले मीरा मेहता ने कहा और प्यार से उसके बालों को सहलाकर बोली, तुम पहले पियानो लेसन्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मगर अब चीज़ें बदल गई हैं। हम यहाँ और हम तुम्हें और परेशान नहीं होने देंगे। युका की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने नम आंखों से सर हिलाकर कहा, उसे और पियानो नहीं सीखना है। को और दुख हुआ और बोली, इट्स ओके। अगर हमने 6 करोड़ दे दिए तो सिर्फ अवार्ड सेरेमनी के लोगों को ही इस बारे में पता होगा, जो जल्दी ही इस बारे में भूल जाएंगे और एक बार उनके भूलते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, गिल्टी होते हुए युका ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तुम्हारी जितनी भी जगह पाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीरा मेहता बोली, अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों के दौरान तुम और भी चीज़ें ट्राई कर सकती हो। तुम्हें पियानो हर वक्त सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और कुछ भी ट्राई कर सकती हो। अपने टेस्ट को बदलो। जितना तुम टैलेंट होगी उतना ही सब लोग तुम्हें जानेंगे। मीरा मेहता बोली, तुम एक अजीब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हमारी फैमिली बिजनेस को भी संभाल सकती हो, जिसकी वजह से तुम कहीं लेकिन जाओगी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन में भी। लेकिन जहाँ तक बात रही समर्थ की, वह थोड़ा मुश्किल था। मीरा मेहता बात बता सकती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से समर्थ युका से काफ़ी डिसपॉइंटेड और मिसेज परमार उसे लेकर जा चुकी है। शायद अब मेहता परिवार और परमार परिवार के बीच में शादी होल्ड पर रहेगी। युका भी बहुत अच्छे से जानती थी कि आज समर्थ उससे बहुत डिसपॉइंटेड हुआ है। आज की इंसिडेंट से वह बहुत शर्मिंदा हुई थी। उसने अपने लिप्स वाइट कर लिया। उसने कोई न कोई तरीका ढूंढने का ही होगा समर्थ को वापस जीतने का, चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वही लैब में अनामिका ने सक्सेसफुली जेडब्ल्यू
को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से सारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर खुश हो गए और उसकी तारीफ़ करने लगे। मैम, आप सच में चैंपियंस हैं। हम 10 दिनों से ज़्यादा इस पर काम कर रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ कुछ घंटे में इसे पूरा कर लिया। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में आप नंबर 1 पर पहुंच सकती हैं। अनामिका ने एक्सट्रैक्ट्स की तरफ डीपली देखा और अनसेटिस्फाइड होते हुए बोली, यह अभी तक पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था और ना ही कंपोजिशन पूरे के लिए। आज रात उसकी मॉम ने घर पर उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ा खाना तैयार किया था, इसलिए अब अंधेरा हो चुका है और उसे घर जाना होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका कब से इंतज़ार कर रहे होंगे। जब उन्होंने सुना कि अनामिका कल रात फिर वापस आएगी तो सारे डॉक्टर खुश हो गए और बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। भले ही यह पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है यह ऑलरेडी बहुत अमेजिंग है। मुझे तो लगा था यह प्रोजेक्ट फेल होने वाला है, लेकिन आपके आते ही हमने बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर ली है। अनामिका ने हाई टेम्परेचर के अंदर यह सर्वाइव नहीं कर पाया तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक्सट्रैक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, हम डेफिनेटली इसे फॉलो अप करेंगे, यह एक्सपर्ट ने कहा। तो अनामिका विला से बाहर निकाल कर गाड़ी में बैठी और वहाँ से चली गई। जल्दी ही वह ओबेरॉय मैंसन पहुँच गई और जैसे ही वह अंदर आई, वह डायमंड शाइनिंग चार्मिंग पियानो लिविंग रूम में उसे दिखाई दिया। अनामिका, तुम वापस आ गई। स्वर्ण जी ने बहुत खुश थे उसे देखकर और बोले, परफेक्ट, तुम अपने हाथों से ही पियानो को टेस्ट कर सकती हो, तो देख लो कैसा फील होता है। क्या यह ठीक है तुम्हारा इस्तेमाल के लिए? अच्छा है। उसके बगल में खड़ी नताशा गुस्से और जलन के मारे पागल हो रही थी। उसने पियानो डिलीवरी वाले से पूछा, तब उसे पता चला कि उसने पियानो की कीमत करोड़ों में है, वह बहुत महंगी है। उस डिलीवरी गाय को लगा कि श्रवण जी ने उसके लिए मंगाया है, इसलिए वह कितनी लकी है। यह भी बात बोल गया जिससे वह और उदास हो गई थी। अनामिका पियानो के सामने बैठकर कुछ नोट्स बजने लगे, जिसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। वो पियानो बहुत महंगा था। अनामिका, मैंने सुना है तुम पियानो मास्टर हो, क्या हम आपका एक पीस सुन सकते हैं? हमने सुना है कि आप धनु हैं, मैं आपकी फ़ैन हूँ, क्या आपकी एक धनु धुन सकती हूँ? प्लीज़ एक पीस, हमें बहुत खुशी होगी। आपका पियानो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, मैं हर एक दिन एक नया म्यूजिक बनाती हूँ और जब आपका नया कोई सॉन्ग नहीं आता है तो पुराने वाले को रिपीट कर सुनने लगती हूँ। मैं रोज़ रात सोने से पहले ही सुनती हूँ। यह बात सुनकर अनामिका मुस्कुराई और उसने कहा, तो मेरे पियानो म्यूजिक को। अनामिका पियानो के सामने बैठ गई और उसकी पतली उंगलियों से पियानो की कीज बजने लगे। एक बहुत ही मधुर और अच्छा म्यूजिक पूरे रूम में घूमने लगा। हर एक नोट बिल्कुल खुशी भरा था, जैसे सब लोग एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में पहुंच गए हो। जो भी उसे सुन रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक फूलों के खूबसूरत बगीचे में पहुंच गया है, जहाँ एक तरफ खुशियाँ और रिलैक्सन है। अनामिका की रिदम बहुत ही अच्छी थी, जिससे हर एक इंसान का मूड बेहतर होता जा रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि वह पियानो का म्यूजिक बैन कब हुआ और कितने वक्त तक चला। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, थोड़ी देर बाद सब लोग अपने होश में आए और एक बाद एक अनामिका की तालियां बजा के तारीफ करने लगे। यह तो बहुत औसम था। आपकी म्यूजिक प्लीज़ हर रात सुनती हूँ और मैं तुरंत बता सकती हूँ कि यह आपका स्टाइल है, आप बिल्कुल धुन हैं। बहुत सारे सर्वेंट ने अनामिका को घेर लिया और उसकी तारीफ करने लगे। अनामिका ने एक लाइट स्माइल के साथ कहा, यह मैंने अभी सोच और बजा दिया, कोई तैयारी नहीं रही, कोई प्रशिक्षण नहीं। जो उसके दिमाग में था वह बजा दिया, जो उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन वह भी इतना अच्छा। सब लोग फिर से तारीफ करने लगे। मिस, आप सच में जो अमेजिंग है। यह पीस जो भी अभी आपने बनाया वह मेरे आज का सुना हुआ सबसे बेहतर पियानो था। अनामिका ने पियानो स्किल नताशा से कही। ज़्यादा ऊपर थी। नताशा जब से छोटी थी तब से पियानो बजा रही थी। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत धुन कभी नहीं बजाई थी। वह साइड में खड़ी थी और उससे गुस्सा और जलन दोनों ही हो रही थी। कैसे सारे के सारे सर्वेंट अनामिका को एडमायर कर रहे थे और लाइक कर रहे थे। अनु और यह पियानो परफेक्ट मैच हैं, सीता जी बोली। सीता जी शुरू से ही अपनी बेटी के वीडियो बना रही थी
और उसकी फ़ोटोज़ ले रही थी। उनकी बेटी पियानो के सामने बैठी हुई थी। उसका हर एक मूव, पोस्चर, एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्शन था। उनकी बेटी इधर कितनी, अनामिका बोली। वह 2 बोतल उस बिल की थी जो अनामिका ने बनाए थे, और उन दोनों की दवाइयाँ को हर का ही असर अलग-अलग था। डैड, आपकी बोतल में जो दवाइयाँ हैं उससे फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, अनामिका ने कहा। अनामिका जानती थी, स्वर्ण जी जब यंग थे तो उन्होंने बहुत सारा वक्त अपने को नरिश करती है। अनामिका ने रिसेंटली कहा, आप हर रोज़ एकदम गोली लीजिए और 3 महीने तक लगातार खाइएगा। आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। हर एक बोतल में कम से कम 100 गोलियाँ थी। मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट खरीद कर लाई हो? सीता जी को लगा कि यह कोई नॉर्मल या फिर किसी फेमस कंपनी का बनाया हुआ है हेल्थ सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी हैरान और खुश फील कर रही थी। वह बोली, तुम कितना सोचती हो हमारे बारे में? उन्होंने अनामिका को देखा। उनकी आँखों में प्यार और केयर था। मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, हम पक्का इन दवाइयों को लेंगे। एक दिन पर मिस नहीं करेंगे। अनु, यह गिफ्ट है, मैं इसे खाना ही नहीं चाहता। श्रवण जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को टाइटली पकड़ लिया। उनकी आँखों में हल्के से आँसू और बड़ी-सी मुस्कुराहट थी। यह पहला गिफ्ट था जो अनामिका ने उनकी ज़िंदगी में और उनके घर में आने के बाद दिया। उससे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। मेरे पास और भी है, जब आप लोग एक बार ख़त्म कर लेंगे तो, अनामिका ने कहा। तो श्रवण जी खुश हो गए और बोले, और भी है? हाँ, अनामिका ने बोला। अनु, ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, तुम अपने पैसे अपने लिए बचाओ। हम अपने लिए खुद खरीद सकते हैं। हमारे लिए तुम्हें और कोई गिफ्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुम हेल्दी हो, खुश हो तो हम उसमें भी खुश हैं, सीता जी ने प्यार से कहा। अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। डिनर तैयार हो गया है अनु, चलो आज अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, श्रवण जी बोले। नताशा जी साइड में खड़ी थी। उसने अपने पेरेंट्स को अनामिका का हाथ पकड़ कर जाते हुए देखा तो बहुत उदास फील करने लगी। वो आज फर्स्ट प्राइज़ जीत कर आई थी। वो उसके पेरेंट्स को अनामिका ने लिए क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वह लोग अपना पराया नहीं करते, लेकिन वहाँ अकेली खड़ी थी। क्या यह बात साफ नहीं है कि वह लोग अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं? वहीं दूसरी तरफ रात के 8 बज चुके थे, मगर सिंघानिया कॉरपोरेशन की बिल्डिंग की लाइट अभी भी पूरी तरह से जली हुई थी और कोई भी आज घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कॉन्फ्रेंस रूम में देवांश मैनेजर की रिपोर्ट कोल्ड एक्सप्रेशन और डरावने एक्सप्रेशन के साथ सुन रहा था। वह बोला, यह है तुम्हारी सो कॉल्ड ट्रेजेडी। सर, मुझे लगा कि अगर हमने यह खबर फैला दी तो इससे हमारे कंपटीटर उसे लैंड में इन्वेस्ट कर देंगे, और एक ही बार में अगर उन्होंने उसे लैंड में फंस गए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ही फंस कर रह जाएंगे और हम आसानी से उनसे जीत जाएंगे। उस मैनेजर ने कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह लोग उसे लैंड में इन्वेस्ट करने का नाटक करेंगे, मगर सेक्रेटली दूसरी लैंड खरीद लेंगे जिससे हम इंटरेस्टेड थे। हमें फंसाया गया। वह मैनेजर बहुत ही बुरा फील कर रहा था और देवांश की नज़रों से डरा हुआ था, इसलिए बार बार माफ़ी मांग रहा था। देवांश की नज़रें फिर से ठंड हो गई और उसने पूछा, कितने सालों से काम कर रहे हो तुम हमारी कंपनी में? हाँ, मैनेजर इस सवाल से हैरान हो गया और फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, सर मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। क्या यह कंपनी तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करती है? देवांश ने पूछा। ऑफ कोर्स नहीं। मैनेजर के माथे से की ठंडी नज़रें उसके सर पे पड़ी और वह बोला, तुमने सिंघानिया कॉर्पोरेशन को धोखा क्यों दिया? सर, मैनेजर ने उम्मीद नहीं की थी कि यह खबर देवांश तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। उसने प्लान कर लिया था कि आज उस मीटिंग के बाद ही वह सारे पैसे लेकर अब्रॉड निकल जाएगा, जिससे उस मैनेजर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लगता है देवांश को सब कुछ पता चल चुका था। ऋषि, जो अभी भी खड़ा था, वह कोडली बोला, हमारे कंपटीटर कंपनी ने तुम्हें एक अट्रैक्टिव और बड़ी डील ऑफर की तो तुमने उनकी बात मान ली। वह तुमने तो बस कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन देना था। सर तो तुम्हें कभी नहीं रोकते उनकी कंपनी में जाने के लिए, लेकिन तुम हमारी कंपनी से डायरेक्ट नहीं गए, बल्कि तुमने हमें हमारी पीठ
पीछे धोखा देने का फैसला लिया। वह मैनेजर और बुरी तरह से काँपने लगा। वह बोला, देवांश सर, ऋषि सर, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दीजिए। ऋषि की यह बात सुनते ही मैनेजर अंदर तक शॉक हो गया। वह अब पूरी तरह से मुसीबत में था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी बचने के एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे थे। तुमने कंपनी के सीक्रेट को लीक किया, जो इलीगल है, जैसे ही ना ऋषि ने कहा, ठीक उसी वक्त मीटिंग रूम में पूरा दरवाज़ा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर आए और उस मैनेजर को खींचते हुए हथकड़ियाँ लेकर जाने लगे। उस मैनेजर के लिए जाने के बाद देवांश ने चारों तरफ नज़र घुमाई और बोला, अब कोई और भी है जिससे सामने आना है। अनामिका वहीं अच्छा सा डिनर एंजॉय कर रही थी अपनी खुशी भरी फैमिली के साथ। भले ही नताशा के वहाँ होने की वजह से उसे दिमाग खराब हो गया रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स का जो प्यार और केयर थी, वह जो जेन्युइन थी। अपनी ज़िंदगी में पहली बार अनामिका को अंदर तक अपनी फैमिली का प्यार महसूस किया था। अनु, पहले तुम जाकर शावर ले लो और एक और सरप्राइज़ तुम्हारे लिए, सीता जी ने कहा। अनामिका जैसे ही अपने कपड़े बदल कर नीचे आई, आसमान में बहुत सारे फायरवर्क्स होने लगे। वह सीता जी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास आते हुए कहा, अनु, यहाँ आओ, चलो हम ग्रुप पिक्चर लेंगे। उन फायरवर्क्स के नीचे सवर जी और सीता जी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए खड़े थे और बोले, हम हमेशा किसी ही तुम्हारे साथ फ़ोटो लेना चाहते थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कितना अच्छा होता कि नताशा भी इस फ़ोटो में होती, लेकिन वह अपने दोस्तों के पास चली गई। लेकिन यह भी अच्छा ही था, उस फ़ोटो में वह सिर्फ तीनों ही थे। आफ्टर ऑल वह उनकी असली बेटी थी। लेकिन मैं तो नाइट सूट पहना हुआ है, अनामिका ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, श्रवण जी और सीता जी हंसने लगे और बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना कहकर वह घर में गए और उन्होंने अनामिका से कुछ मैचिंग नाइट सूट पहनकर बाहर आ गए, जो बिल्कुल एक फैमिली की तरह देखना चाहते थे। वह ज़िंदगी के इस पल को कैप्चर करना चाहते थे। और ऑलराइट, सब लोग एक दूसरे को गले लगा लीजिए। प्लीज़ आप अपना कॉलर ठीक कीजिए, मिसेज ओबराय, थोड़ा सा नीचे कीजिए अपनी चीन को। और अनामिका एक बड़ी सी मुस्कुराहट फोटोग्राफर ने कहा। इस बार अनामिका के चेहरे पर एक बड़ी सी और जेन्युइन मुस्कुराहट आई थी। तो कैमरामैन ने तुरंत फ़ोटो खींच ली। जल्दी जल्दी जगह बदलो। सीता जी ने जल्दी से श्रवणी जी के साथ खुश होकर जगह बदल ली। ऊपर आसमान में फायरवर्क्स हो रहे थे और उन दोनों ने अनामिका का हाथ पकड़ा हुआ था। उनके सबके चेहरे पर खुशी वाली बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अनामिका ने कभी अपने पेरेंट्स का प्यार महसूस नहीं किया था, जिस तरह से उसे यह प्यार मिल रहा था। यह उसके लिए सबसे बड़ा खजाना था। चलिए जगह चेंज कीजिए। फोटोग्राफर ने जल्दी से लिविंग रूम में उन्हें जाने के लिए कहा और कपड़े बदलने के लिए उसके बाद कुछ गार्डन के शॉट भी लिए। अनामिका ने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे उसे एक अलग ही सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं की थी। बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने के बाद सीता जी को और भी लेने थे, लेकिन श्रवण जी हंसते हुए बोले, अनु को थोड़ा सा ब्रेक दे दो, हम कब से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, रात हो गई है। मैडम, आप लोगों ने बहुत सारे सीन्स में फ़ोटो खिंचवा लिए हैं। हमारे पास हज़ारों फ़ोटोज़ हो गई हैं, जिन्हें हमें अलग अलग तरीके से छांटना होगा। फोटोग्राफर को डर था कि वह लोग ज़्यादा थक जाएंगे तो उनके फ़ोटोज़। नींबू पानी। सीता जी ने आते ही अनामिका को देखा और कहा, अनु, पहले तुम पानी पियो, तुम थक गई हो। अनामिका ने उनके हाथ से वह पानी ले लिया और पानी शुरू कर दिया। वह थोड़ा मीठा था। उसने अपने दिल में भी एक मिठास महसूस हो रही थी। कुछ खाना है तुम्हें? श्रवण जी ने बहुत सारे डेजर्ट अनामिका के सामने रखते हुए कहा। क्या तुम्हें यह पेस्ट्रीज पसंद है या फिर यह पुडिंग? अगर इनमें से कोई भी नहीं तो मैं दोबारा बनवा दूँ। जेस्चर से काफ़ी अच्छा फील करने लगे। वह एक डेजर्ट उठा लिए, भले ही वह रात को स्वीट्स नहीं खाते थे। फोटोग्राफर उन्होंने वह सारे डिजिटल फ़ोटोज़ सीता जी के मोबाइल के पर भेजिए। सीता जी को कई सारे फ्रेम को देख रही थी उनके लिए ये, और उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। हर एक पर परफेक्टली कैप्चर की गई थी, बिल्कुल नेचुरल। अनु, आकर देखो तो क्या तुम्हें इन फ़ोटोज़ में से कोई फेवरेट पसंद आई? अगर हाँ तो मैं वह तुम्हारे कमरे में लगवाऊंगी। अनामिका ने कुछ कुकीज़ लिए और बोली, सारे के सारे अच्छे हैं। ठीक है, फिर तुम्हें सारे
भेज देती हूँ, और जब वह बनकर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे पसंद वाली फ़ोटोज़ तुम्हारे रूम में लगवा दूँगी। वह सारी फ़ोटोज़ अनामिका को भेजने के बाद सीता जी ने उसकी तरफ तारीफ़ करते हुए कहा, वह फ़ोटो सचमुच बहुत अच्छे हैं, स्पेशली यह, पूछो। जब सरवर जी ने देखा कि सीता जी ने उनमें से एक अच्छी वाली फ़ोटो चुनकर अपना वॉलपेपर लगा लिया तो वह भी बोले, मुझे भी यह फ़ोटो अपने वॉलपेपर पर लगाना है, मुझे भेजो।